अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर सच्चाई से बात करें तो जो कुछ हुआ पिछले 2 दिन पहले वो हमने अपनी तारीख में नहीं देखा। हम अब से 3 दिन के बाद अपना यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। 4 दिन के बाद हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के नामवर सपूत अरशद जो ऑल आउट गए, अरशद नदीम जिस तरीके से ऑल आउट गए, कमाल करके दिखाया उन्होंने। और ऑल आउट जाके ये बताया कि एक सिंगल शख्स भी पूरी कौम की खुशी का सबब बन सकता है। एक आदमी पूरी कौम की खुशी का सबब बन सकता है। एक आदमी पूरी कौम को उठा के रख सकता है। एक आदमी पूरी कौम के हाथ में परचम थमा सकता है कि सब सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। वेरी वेल डन अरशद नदीम, क्या कमाल करके दिखाया आपने। पेरिस में जो आपने गोल्ड मेडल जीता, जो ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि क्या कुछ हम आपके लिए कहें। यहाँ तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि जो कुछ आप करके आ रहे हैं। आपने पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख रकम कर दी। आपने दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मेले ओलंपिक्स की तारीख रकम कर दी। आपने कमाल करके दिखाया। आपने जो कुछ किया है अब तक हमें यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हम देते क्या हैं अपने एथलीट्स को, हम उनकी तैयारी के लिए काम क्या करते हैं, हम उनको कितना फैसिलिटेट करते हैं कि वो जाके इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। अरशद नदीम, ये आपकी कोशिशें थी, आपके माँ बाप की दुआएं थी, आपके कोचेस का रोल इसके अंदर हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो है वो रोल दिखाई देता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। हर आदमी जो है वो अब क्रेडिट लेने को तैयार दिखाई दे रहा है। कोई कह रहा है मोजे मैंने दिए थे, कोई कह रहा है जूते मैंने दिए थे, कोई कह रहा है शर्ट मैंने दी थी। लेकिन अरशद नदीम के वो कोच बहुत काबिल एहतराम हैं, फैयाज हुसैन बुखारी के, जिन्होंने स्टार्ट के अंदर जब 2015-16 में अरशद नदीम ने इस गेम की जानिब आने का फैसला किया, उस वक्त उनकी थ्रो 50-60 मीटर बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी। लेकिन जिस खूबसूरती से उन्होंने काम किया, थैंक यू वेरी मच फैयाज बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से उनके माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनकी ज़बरदस्त किस्म की दुआएं थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैं जनरल साही साहब को भी बहुत क्रेडिट दूंगा कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि अरशद नदीम 3 इंजरीज का शिकार हुए थे। अरशद नदीम की 3 सर्जरीज हुई हैं। अरशद की पहले लेफ्ट नी की सर्जरी हुई, फिर राइट नी की सर्जरी हुई, फिर उनकी एल्बो की सर्जरी हुई। 3 सर्जरीज से गुजरने वाला एथलीट फिजियोथेरेपी करा करा के आपने आपको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजारने के बाद एक अज़म लेके पेरिस में पहुंचा था। 2016 में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के दरमियान राइवलरी का आगाज हुआ था जब भारत में साउथ एशियन गेम्स हुए थे। वहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, श्रीलंका के एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता था और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए थे अरशद नदीम। वहाँ से जो राइवलरी शुरू हुई थी, मैं नीरज चोपड़ा को सलाम है, मैं अरशद नदीम को तो दोनों हाथों से सलूट कर रहा हूँ कि आपने जो कुछ किया, लेकिन नीरज चोपड़ा हम आपको सलाम करते हैं। आप एक ज़बरदस्त एथलीट हैं भारत के, आप एक मायनाज एथलीट है भारत के। आपने जो कुछ करके दिखाया, आप एक लेजेंड है। और ख़ास तौर पे मैं दोनों की माओं को तो बहुत ही सलाम करता हूं कि जिन्होंने दोनों मुमालिक के दरमियान जिस तरीके की कशीदगी पाई जाती है, जिस तरीके के इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिस तरीके का आपस में सरकारी सतह पे अगर मैं बात करूं गम और गुस्सा पाया जाता है, उसको ईज करने में, उसको और प्यार मोहब्बत में तब्दील करने में अरशद नदीम की वालदा को सलाम, नीरज चोपड़ा की वालदा को सलाम कि जिस शानदार अंदाज से आप दोनों ने एक दूसरे को बच्चे को बेटा बनाया। आपने नीरज की वालदा कहती हैं अरशद मेरा बेटा है, मेरा बेटा जीता है। अरशद की वालदा कहती हैं मेरा बेटा नीरज है, अगर वो पीछे रह गया तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा है और आगे वो और अच्छा करके दिखाएगा। तो ये नेक तमन्नाएं, ये दुआएं हमें पाक भारत में नहीं मिलती। अगर सच्चाई से देखें आप तो मैंने माओं की जानिब से ऐसा जज्बा जो है वो पहले कभी नहीं देखा। गो के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेटिंग टाइज हो या माजी में हॉकी की टाइज रही हैं, उसमें बहुत करीब होते थे, खिलाड़ियों के ताल्लुकात भी होते थे। आज भी खिलाड़ियों के ताल्लुकात खासे बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि माओं का ये रोल रहा हो। ये माओं का रोल मैंने बहुत कम देखा है, और जब भी माओं का रोल होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माँ तो सबकी सांझी है, माँ तो सबकी एक जैसी होती हैं। और उन माओं ने ये पैगाम दिया है मेरे ख्याल है, शायद उन आला हुक्काम को, चाहे वो भारत से ताल्लुक़ रखते हो या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, अमन और मोहब्बत और प्यार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा अरशद नदीम जब गोल्ड मेडल जीते जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुलाकात नीरज चोपड़ा को चुपटा के की थी।
ये मोहब्बत थी, ये एक पैगाम था कि नीरज चोपड़ा से उनकी मोहब्बत कैसी। और फिर आज जो लोग भी क्रेडिट लेने के लिए आ रहे हैं कि मैंने जनाब ये किया था, मैंने ये किया था, अरे भाई अरशद को क्रेडिट देने दो। अरशद किसको क्रेडिट देते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर हमारे वजीर आजम साहब के भी वीडियो आ जाती है कि राना मशहूद साहब कहते हैं सर आपका विजन है, आपने भेजा। क्या शहबाज शरीफ साहब ने भेजा था अरशद नदीम को? अरशद नदीम तो क्वालिफाई करके जाने वाला इस मुल्क का वाहिद एथलीट था। वो तो ओलंपिक्स कमेटी की दावत पे था। वो आपने वाइल्ड कार्ड के थ्रू जिनको भी भेजा था उसमें तो चलो हो सकता है कि सर आपने भेजा था देखें, लेकिन जो क्वालिफाई करके जा रहा है वो तो आईओसी का मेहमान बन गया है, वो तो अब ओलंपिक एसोसिएशन का मेहमान बना है, वो किसी और का मेहमान थोड़ी बना है। तो इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर जो है वो, अब मैंने कहा ना हर आदमी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिट जिसको अरशद देंगे वो क्रेडिट माना जाएगा। अगर ये जो हमारा पाकिस्तान का सपूत जो कारनामा अंजाम दे के आ रहा है वो किसको क्रेडिट देते हैं ये देखना होगा। अब तक अगर उन्होंने क्रेडिट दिया है तो फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को दिया, एथलेटिक्स फेडरेशन को दिया। और जनरल अकरम शाही की अगर मैं बात करूं, 3 जो सर्जरीज हुई हैं उसमें अकरम शाही साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसमें दो राय नहीं है। डॉक्टर अली शेर बाजवा जिनसे सबसे पहले जाके गले मिले थे अरशद नदीम, ये इंग्लैंड में रहते हैं और इनकी तमाम सर्जरीज जो है वो जितनी भी हुई हैं अरशद नदीम की वो डॉक्टर अली शेर ने की हैं। बाजवा साहब की ज़बरदस्त बात मैं ये कहूँगा, बाजवा साहब जुड़े रहे अरशद के साथ इस ओलंपिक्स तक, और इसमें जनरल अकरम शाही का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अकरम शाही साहब ज़बरदस्त किस्म का काम रहा एथलेटिक्स के हवाले से। आप वैसे भी बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन क्रेडिट जिनको जाना चाहिए उनको जाना चाहिए। क्रेडिट जाना चाहिए नीरज चोपड़ा को कि उन्होंने एक तो राइवलरी बनी दोनों की जिसने बहुत मोटिवेट किया, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होता ही डिफरेंट है। और दूसरा नीरज चोपड़ा का सोशल मीडिया पर वो पैगाम था कि जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि भाई ये बहुत टैलेंटेड एथलीट है, इसके लिए खुदा के वास्ते जो है वो कोई एक जेवलिन का तो बंदोबस्त कर दें कि वो थ्रो करके प्रैक्टिस कर सके, उसके लिए बंदोबस्त तो करें, कुछ तो करें। अरशद नदीम के बारे में सब ये अब बोल रहे हैं वो इतना गरीब था, फलां को मैंने दिया। सर वो माजी हो गया। आज अरशद नदीम जो है वो इस मुल्क का वाहिद सपूत बन गया 76-77 साल पाकिस्तान की तारीख में कि जिसने कभी कोई नहीं कर सका वो करके दिखाया। तो फिर अरशद नदीम के बारे में आज सब क्रेडिट लेने आ रहे हैं। पाकिस्तान का ये सपूत अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाला है। ओलंपिक का रिकॉर्ड 92.97 और उसी में ही दूसरा रिकॉर्ड भी ओलंपिक का कर दिया एक ही 5-6 थ्रो के दौरान, जहां 91.458 आपने थ्रो की। अरशद नदीम कितनी दफ़ा आपको सलाम करें हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान का ये सपूत अब से तकरीबन 2.5 घंटे के बाद, 2.75 घंटे के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान भी लेने के लिए जा रहे हैं अरशद नदीम को। जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। ये दुखों में घिरी हुई कौम है सर, इनके मसाइल तो उठा के देखें आप। हैं क्या यहाँ पर? आप बिजली के मामले में सब पर परेशान बैठे हुए हैं, तो खाने को लोगों को नहीं है। ऐसे में एक इंडिविजुअल एफर्ट के बाद अगर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दे तो उसको बहुत ही तारीख का हिस्सा बना चाहिए। 6th बेस्ट थ्रो ऑफ ऑल टाइम इन जेवलिन, ये कोई मजाक चीज नहीं है कि 6 थ्रो, 6ठी बेहतरीन थ्रो करने में कामयाब हो गए। दुनिया की आज तक की तारीख की मैं बात करूं, ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा, नया बनाया और 2nd नंबर पर भी खुद आ गए। कमाल करके दिखाया आपने अरशद नदीम। हमारे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है, और ख़ास तौर पे आपकी वालदाओं के लिए, चाहे नीरज की वालदा हों या आपकी वालदा हों, उनके लिए भी हमारे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन ये लॉन्चिंग पैड बनना चाहिए। अब हम हॉकी को सही टाइम पे ग्रूम नहीं कर सके, हमने स्क्वॉश को सही टाइम पे शायद तवज्जो नहीं दी। अगर हम उस तरीके से तवज्जो देने में कामयाब होते, हम उन कामयाबियों को, 3 मरतबा के गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम हॉकी में, 3 मरतबा के सिल्वर मेडलिस्ट हैं हम हॉकी में, लेकिन हम हॉकी के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मुझे आज भी याद है, मैं 15 साल की उम्र का था कि जब पाकिस्तान ने 1986 में लॉस एंजलिस के मकाम पर, 84 में लॉस एंजलिस के मकाम पर गोल्ड मेडल जीता था। वो मुझे आज भी कमेंटेटर्स के अल्फाज याद हैं, पाकिस्तान ने तमगा जीत लिया। वो आज तक कानों में गूंजते हैं। गोल्ड मेडल की ये वैल्यू दिखाई देती है पाकिस्तान के अंदर। आज एक मरतबा फिर हम जीतने में कामयाब हुए। मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से, हमारे प्रोग्राम ऑल आउट की जानिब से पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तानी जहाँ भी बसते हैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ये हमारी बहुत ही बड़ी जीत है और इसको हम सेलिब्रेट इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से करते रहेंगे। यही वजह है कि हालांकि बांग्लादेश एक ही टीम पहुंच गई है, कि जो हालात हैं बांग्लादेश के
उसके बावजूद वो टीम पहुंच गई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि उनकी सीनियर टीम ने भी आना है, तो जो सजेशन दी थी उनको कि आप पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस कर लें, अगर वहाँ हालात ख़राब हैं तो अब वो पहले आ रहे हैं और 3 दिन वो प्रैक्टिस करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और उसके बाद 21 अगस्त को सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये तमाम इशूज़ होंगे हमारे शो में, और अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स, उस पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। तमगा इम्तियाज़ इनकी शानदार कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने दिया। इसके साथ साथ 1966 के बैंकॉक एशियन गेम्स में 100 मीटर हर्डल्स में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी की। 1959 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। एथलेटिक फिटनेस स्कूल के अंदर कई टीमों को तरबियत दी, जिसमें बॉक्सिंग टीम भी थी, हॉकी टीम भी थी, उसमें आपके गर्ल्स क्रिकेट भी थी, उसमें स्क्वॉश की प्लेयर्स भी थी। इन सब को तैयार किया, इन सब पे एफर्ट की। ऐसे ट्रेनर बहुत कम पाए जाते हैं जो नेशनल टीम के साथ भी रहे, तो शानदार काम किया। आज भी जितना शानदार काम किया है 92 ईयर्स में भी दबंग होके बैठे हुए मोहम्मद तालिब भाई। तालिब भाई अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, पूरी नेशन को मुबारकबाद। पूरी नेशन को बहुत मुबारकबाद। और उनके साथ दबंग बैठे हुए 93 साल की उम्र में कोई और नहीं, पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की मैं बात कर लेता हूं तो स्पोर्ट्स हेड हैं पाकिस्तान के, एक बड़े डिपार्टमेंट के फॉर्मर कैप्टन रहे। इनकी आई बहुत ज़बरदस्त है, और एक स्पोर्ट्समैन की जो खुशी होती है, मेरी शुएब भाई से जब भी अरशद नदीम पे बात हुई, इनकी खुशी काबिल दीद थी। वो एक फीलिंग जो स्पोर्ट्समैन की होती है वो कमाल होती है। शुएब हबीब भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरी एज कम बताइए आप, थोड़ी कम बताइए। हाँ, कितनी बताई थी? 93। हाँ, कम बताइए आप। अच्छा, मेरे तालिब भाई ज़्यादा यंग लग रहे थे तो मैं इसमें थोड़ा धोखा खा गया। मैं आता हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ, इस पे आके गुफ्तगू होगी हमारी। और इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत जिनका मैंने अभी नाम लिया था कि जिन्होंने उस वक्त जब 50-60 मीटर की थ्रो कर रहे थे अरशद नदीम, उस वक्त उनकी तरबियत की, उनको जिस अंदाज से सपोर्ट किया, उनके बहुत ही काबिल एहतराम कोच फैयाज हुसैन बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं फ़ोन लाइन पे, जो इस वक्त एयरपोर्ट जा रहे हैं अरशद नदीम को लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फैयाज भाई, आपसे शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो सर, थैंक यू वेरी मच। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, और एक प्यार हमारी तरफ से भी कीजिएगा, एक शुएब भाई की तरफ से भी कीजिएगा, एक तालिब की तरफ से भी कीजिएगा। जब आपकी एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी अरशद नदीम को, हमारे पास अल्फाज नहीं है। फैयाज भाई, जो कुछ आपने अरशद के लिए किया वो बहुत ही कमाल था। कितना डिफिकल्ट वो टाइम था, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, 15 की बात कर रहा हूँ, जब अरशद आपके पास आए और जेवलिन थ्रो की उन्होंने बात की, तो कुछ स्पार्क लगा था आपको इस बच्चे में जिसके पास उस वक्त जूते भी नहीं थे? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ऐसे है कि 2015 में ना हमारा एक इसमें वापडा में ना हम लोग उस वक्त रिक्रूटमेंट कर रहे थे इनकी स्पोर्ट्समैनों की, यानी कि हमारी एक इंटर यूनिट होने वाली थी, तो हम उसके लिए हम अपनी टीम अपना बना रहे थे। तो ट्रायल्स हमने रखे हुए थे इसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। तो अरशद आ गया उनमें ट्रायल्स में, मैं भी उस वक्त नया नया कोच बना था। तो अरशद ने वहां पे थ्रो की 54 मीटर 55 मीटर आई थिंक सो। तो मैंने फिर इसको चंद दिन ट्रेनिंग करवाई, तो इसने 66 मीटर कर दी, वो कोई कह ले कोई 20 दिनों में, कोई 25 दिनों में। तो 66 से निकले तो हम चंद दिनों में हमने 70 कर दी, और इंटर यूनिट का ये वापडा का चैंपियन हो गया। और वापडा का चैंपियन होने के बाद चंद माह के बाद नेशनल चैंपियनशिप हुई इस्लामाबाद में, ये नेशनल चैंपियन बन गया। नेशनल चैंपियन बनने के बाद एक गुवाहाटी में सैफ गेम्स हो रही थी इंडिया में, तो ये उधर खेलने के लिए गया। उधर इसने सैफ गेम्स का वहां पे अपना रिकॉर्ड कर दिया, और सैफ गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल हो गया, और इसने पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड कर दिया। तो वहां से सिलसिला इंटरनेशनल इसका स्टार्ट हुआ। तो जनरल अकरम साई साहब का मुझे फोन आया, उस वक्त प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने हायर किया मुझे। उन्होंने बोला कि यार आप इसके साथ ऑफिशियली तौर पे अटैच हो जाए, हम आपको करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ट्रेनिंग करवाएं। तो मैंने कहा ओके सर।
जी। तो हमने वहां से सिलसिला स्टार्ट किया। उस वक्त वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हो रही थी बाकू में, जी। और आपको याद होगा कि बाकू में एक ही मेडल आया था जेवलिन थ्रो का। उस वक्त इसने थ्रो की थी 76 प्लस। जी 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 जी, बिल्कुल मुझे याद है। याद है ना, जेवलिन में मेडल आया था। गेम्स में, बिल्कुल। यस। फिर उसके बाद हमें भेजा गया जगार्ता। जी। जगार्ता आपको याद होगा, एक ही मेडल आया था जेवलिन थ्रो का 28 साल के बाद। वो हम लेके आए, और उसके बाद हम दोनों ने अहद किया कि हमने ओलंपिक में जाना है ना, तो हम क्वालिफाई करके जाएंगे। हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और वहां पे सैफ गेम्स में खटमंडू हमें भेजा गया। हमने वहां पे 86.29 थ्रो करके क्वालिफाई कर लिया, जबकि क्वालिफाइंग उस वक्त डिस्टेंस जो था वो 85.50 था। तो हमने 86.29 कर लिया, फिर रोले पै गए। उधर से हम लोग वापस आए। तो वापस आए तो चंद दिनों के बाद, 1 माह के बाद या 2 माह के बाद, हमें मशहद भेजा गया। हमने वहां पे अपनी थ्रो की बेस्ट 86.38। उस वक्त हम 90 के राउंड अबाउट थे। ये मुझे वहां पे कह रहा था मैंने बड़ी थ्रो करनी है। मैंने कहा तूने बड़ी थ्रो ओलंपिक में करनी है जाके, हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, वो ना हो के बाजू में प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे आ जाए और हम ओलंपिक से बाहर हो जाए, खेल ना सके। तो वहां से जब हम चंद माह के बाद ओलंपिक में गए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में, वहां पे आपने देखा होगा 2 पूल थे, ए और बी। ए में चोपड़ा खेल रहा था, बी में अरशद खेल रहा था। अच्छा, अपने पूल में चोपड़ा फर्स्ट आ गया, बी पूल में हम लोग हो गए फर्स्ट। तो वो एक वहां पे, यहाँ पे भी इंडिया में भी माहौल बन गया कि पाकिस्तान इंडिया का कंपटीशन वो जो होता है जी। तो उसके बाद फाइनल में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा प्रेशर कह ले, फर्स्ट टाइम था इतना ये ओलंपिक का, तो इतनी अच्छी थ्रो कर नहीं सके। मगर ये है कि 5वें नंबर पे हम लोग खड़े हुए। उस वक्त भी वर्ल्ड लेवल की थ्रो हमने की। उसका फायदा हमें ये हुआ कि उस कंपटीशन ने हमें अगले कंपटीशन खेलने सिखा दिए। उसके बाद वर्ल्ड हुई है, कॉमनवेल्थ हुई है, कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड हुआ है, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का रिकॉर्ड हुआ है, वर्ल्ड नंबर 2 हुए हम। और आज आपके सामने है कि ओलंपिक में हमने ना कि सिर्फ गोल्ड मेडल लिया, बल्कि जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड किया हमने सर। कमाल। और ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत ही बड़ी बात है। फैयाज भाई, मैं आता हूं आपके पास। जो आपने फैयाजियां दिखाई हैं इसको अरशद को तैयार करने में, वो तालिब भाई ने भी मुझे बताया, मुझे जो है वो लाला ने भी बताया, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही कि ज़बरदस्त किस्म का आपका काम रहा था। और उस सूरत में जब हम आप सब लोग जो है वो जिस अंदाज से काम कर रहे थे, आलमज़ेब सैफी भाई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एथलेटिक्स को बहुत ज़्यादा करीब से कवर करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी डिटेल आपके हवाले से बताई। तालिब भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। तालिब भाई, आपको बहुत मुबारक हो इतने सालों की मेहनत। 92 में पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, आप 92 साल के हो गए, तो पाकिस्तान एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। 89 में। नहीं, 89 मेरी आप 89 में, हमने 89 में तो कुछ भी नहीं जीता था। 86 में ऑस्ट्रेलिया कप जीता था। 89। ओके ओके ओके। तो शुएब भाई की तो 93 ज्यादा बता दी, मैं कुछ थोड़ा 1 साल कोई बात नहीं। अच्छा तालिब भाई, मुझे बताइएगा, ये जो फतह है, इस फतह को आप किस ब्रैकेट में रखेंगे पाकिस्तान की अब तक की तारीख में? जो आप इतनी बड़ी तारीख मेरे साथ बैठे हुए, आप इस तारीख को किस ब्रैकेट में रखेंगे? देखिए, जेवलिन में हमारी तारीख हमेशा से ऊपर रही है। अगर हम माजी पे नजर डालें, नवाज साहब, जलाल साहब एशियन के नंबर 1 रहे, कॉमनवेल्थ के नंबर 1 रहे, तो हमारी जेवलिन में तारीख बड़ी रिच है, तगड़ी है। और एक काफ़ी अरसे के बाद हमें ये नदीम जैसा सपूत मिला। इसके कैरियर को तकरीबन 9 साल का है। 9 साल में इसका कैरियर एज ए क्रिकेटर, एज ए कबड्डी प्लेयर रहा। फुटबॉलर नहीं, कबड्डी प्लेयर। अच्छा, कबड्डी प्लेयर। बहुत अच्छी कबड्डी खेलते थे। आखिर में आज मैंने अखबार में भी इनके बारे में देखा, ये कहते हैं कि क्रिकेट में बड़ा मुश्किल है आना, बड़े वसाइल चाहिए हैं जीतने के लिए। तो मैंने सोचा कि एथलेटिक
तरफ आए और इन्होंने वापडा ज्वाइन किया और यहाँ इनकी मुलाकात फैयाज बुखारी से हुई। फैयाज बुखारी इसके फर्स्ट कोच हैं। हालांकि इस वक्त जो सलमान इकबाल भट्ट जो हैं इनके कोच हैं। भट्ट साहब साथ गए, भट्ट साहब हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स और उसके काफी बाद तक तो बुखारी साहब ही साथ थे। बुखारी साहब ही साथ होंगे। कहने का मकसद है कि दो कोचेस के दरमियान इनकी परवरिश हुई है। बिल्कुल ठीक है। पहले कोच फैयाज बुखारी और दूसरे कोच ये हैं भट्ट साहब। और मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लोग कहते हैं कि सिर्फ गोल्ड मेडल, मैं कहता हूँ कि सिर्फ वर्ल्ड में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक्स की सतह पे ओलंपिक में अगर कोई 8 में आता है तो ग्रेट ऑनर टू द कंट्री। 3 मरतबा की हॉकी टीम चैंपियन है, पिछले 3 ओलंपिक से क्वालिफाई नहीं किया। आप देखें जी। तो कहने का मकसद ये कि इसका कारनामा नदीम का बहुत बड़ा है और ख़ास तौर पे इसकी जो ये थ्रू निकली है और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, ओलंपिक रिकॉर्ड किया। मैं बताते चलूँ सर कि सबसे ज़्यादा जो जेवलिन फेंका गया है रोटेशनल, वो तकरीबन है 104 मीटर और .80 सबसे ज्यादा। हाँ नहीं सर, सबसे ज्यादा जो फेंका गया रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये एक ट्रायल किया था कि जेवलिन को रोटेशन के साथ फेंका जाए। अच्छा, रोटेशन के हाँ, साथ। तो रोटेशन मिस्टर हॉल जो GDR के थे 85 में उन्होंने 104.80 मेडल। तो फिर लोग आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया कि कौन सी रोटेशन यानी चक्कर खा के वो तो गोला फेंकते थे ना पहले। हाँ, उस तरीके से। अच्छा, जुबलियन को घूम के फेंका जाए। घूम के फेंका तो दुनिया के जो दानिश्वर थे साइंस हैं उन्होंने बैठ के एक किया कि एक तो ये बहुत खतरनाक है, जेवलिन किसी तरफ भी जा सकता है, लिहाजा हम इस जेवलिन को मॉडर्नाइज करें। जो हमारे पास जेवलिन है इसको ऐसा बनाएं कि ये ज्यादा हाइट पे ना जा सके, ज्यादा लंबा फासला तय नहीं, वरना फिर नया ग्राउंड बनाना पड़ेगा जेवलिन के लिए। बहरहाल जेवलिन की ये तारीख है। और वो तो पहले गोला फेंकते थे ना जेवलिन की सूरत में, घुमा के वो यूं करके वो हैमर फेंकते थे। रोटेशन फेंकते हैं गोले से। हाँ। गोला जो है शॉर्ट पुट जिसे कहते हैं, इसको रोटेशन के साथ आज फेंकने का रिवाज है। तो इस तरह जेवलिन फेंका गया। तो बहरहाल 1960 में ये तय पाया कि नहीं, नया जेवलिन जो है वो इस किस्म का होना चाहिए। इसके 3 हिस्से होंगे, एक कॉर्ड हो गया, एक नीचे का जो हिस्सा है जो पॉइंट लगा था वो होगा, बाकी शाफ्ट होगा। तो इस जेवलिन का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया में सब इस किस्म का जेवलिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे ही इसके पॉइंट होता है वो पॉइंट से लेके इसको नापा जाता है। पॉइंट से नापा जाता है। पॉइंट से नापा, जहाँ टच करता है जमीन को या घास को। वैसे अगर ऑफिशियली मैं अपने नाजरीन के लिए बता दूं कि जो रिकॉर्ड है वो 1996 में चेक रिपब्लिक के जैन ज़ैलिगी ने कायम किया था। 98.48 मीटर थ्रो की थी, जो आज भी ऑफिशियली वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 98.48। हमारे बच्चे ने जो है वो 92.97 तो कर दिया है। अगर कोई करीब आता है इनके तो शायद ये जो इनका दिन लग रहा था शायद ये 94 भी कर जाते उस वक्त और करीब भी पहुंच जाते। शोएब हबीब भाई, बहुत बड़ी जीत। अगर हम बात करें, मैंने आपके चेहरे पे जितनी खुशी देखी थी, मैंने बड़े बड़े क्रिकेट मैच जीतने के बाद भी वो खुशी नहीं देखी जो मैंने अरशद नदीम की सूरत में देखी थी। ये कोई एक डिफरेंट जीत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डिफरेंट जीत है। फिर आप ये देख लें जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, हम मायूसी की तरफ गए हुए थे, तो उसमें इतनी बड़ी खुशी देना ये बहुत 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 बड़ी जीत है। अच्छा, एक चीज़, अच्छा जो वैसे तो मुझे इतना वो नहीं था, मुझे तो आप ही ने बोला यार शोएब भाई आज ये है तो ये ज़रूर देखो। तो मैं जब देखने बैठा तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो हैरत थी और मैंने जो चीज़ फील करी थी और जो मैं देख रहा था, यार उसके चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब इतने बड़े इवेंट्स में, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो तो एक नॉर्मल तरीके से था। अच्छा, नॉर्मल था। और जिस वक्त उसने दूसरी थ्रो करी है वो तो वहीं टाइटल जीत गया था। दूसरी थ्रो के बाद आप ये देखें कि दूसरे जो प्लेयर थे वो सारे प्रेशर में आ गए थे। इवन के चोपड़ा जैसा प्लेयर 4 या 5 थ्रो तो उसने ऐसी करी है जो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो दूसरी थ्रो की बात लग गया था। फिर मैं तो, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, अभी बस मैं थोड़ा सा और ये कह देता हूँ, ये जो अब आज
जो ये सियासी गेद और ये लोग जो खड़े हो गए कि जी हमें क्रेडिट, इसको क्रेडिट, किसी को कोई क्रेडिट नहीं जाता। क्रेडिट जाता है उसके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब, और ये जिस तरीके से इसके दो कोचिस, अरशद खुद और वापडा को जाता है। अदरवाइज जो ये अब खड़े हो गए हैं कि जी हमने ये कर रहा था, हमने वो भाई उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब उस बेचारे के पास थ्रो करने वो नहीं था। ये कितने की आती थी, रिक्वेस्ट करी गई कि क्या कहलाती है ये जेवलिन क्यों। और सर ये रिक्वेस्ट भी सोशल मीडिया के ऊपर खुद चोपड़ा ने की थी। हाँ, चोपड़ा ने करी थी। वो एक अभी आपने नाम लिया कोई पॉलिटिशियन का, राना मशहूद साहब वगैरह। ओ भाई आपको शर्म आनी चाहिए। अब आप मतलब इस चीज को इस्तेमाल करके क्या लेना चाह रहे हैं? अगर उस वक्त ऐसा था तो आप उस वक्त कहाँ थे? तो ये सब गलत है, बहुत। उन्होंने तो ये कहा था कि विजन जो है वो उनका है, शहबाज शरीफ साहब का। मुझे कहने देना यार, आप इतना तो बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा आप कह रहे हैं। माशाल्लाह आपने 25 मिनट वो बोला। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। माशाल्लाह आपने मेरी एज भी 93 कर दी, उनकी 92 कर दी। मेरे ख्याल में आप दूध पीते हुए, अंगूठा चूसते हुए बच्चे हैं। तो ये सारा क्रेडिट जितना भी दिया जाए और इसको सोने में तोल दिया जाए यार, इसको सोने में तोल दिया जाए। जिसने पाकिस्तान का परचम जो है वो ओलंपिक्स में बुलंद किया, जहां हमारा तराना बजा था, वो बहुत कमाल था। फयाज भाई मेरे साथ आपने फोन लाइन पे रहना है और आप भी यहाँ पर मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आते हैं तो फिर अरशद नदीम होंगे यहाँ पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट गए अरशद नदीम और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। भारत ने 5 मेडल जीते, वो तैयारियों के साथ गए थे, लेकिन पाकिस्तान का नाम उस पॉइंट्स टेली पे गोल्ड मेडल की वजह से यहाँ आ गया। इंडिया कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, तो वो काफी नीचे चले गए। एक मेडल ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। थैंक यू अरशद नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहने का दिल चाह रहा है यहाँ पर। फयाज भाई कैसा, कितने लोग पहुंच गए, एयरपोर्ट आ गए आप? कितना रश दिखाई दे रहा है? सुनने में आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब भी लेने आ रहे हैं अरशद नदीम को। जी, हम एयरपोर्ट से थोड़ी सी दूरी पे हैं, तो अंदर राइट साइड को हम लोग टर्न लेने वाले हैं। अभी हम 1 मिनट की दूरी पे हैं बस। रश कैसा है अभी, लोग पहुंच रहे हैं? रश अभी दिख जाता है, अभी तो जा रहे हैं। रोड पे तो रश ही जाता है यहाँ पे। नहीं ये बात तो है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे होंगे, क्योंकि हमने ये सुना था कि 11 बजे एयरपोर्ट के गेट बंद कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसी इत्तला भी थी कि आम आदमियों के लिए, जो लोग उनको रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ वो लोग अलाउ होंगे जिनकी टिकट है, जिनके पास, और जो फ्लाइट लेने के लिए आ रहे हैं। शायद ऐसे ही हो। अभी हम राइट साइड पे टर्न ले रहे हैं, ये इसके साथ ही ये जो अस्करी है, तो इधर से हम लोग ये अस्करी सी से ना जी ये जा रहे हैं अंदर को, तो अभी दिख जाता है सारा। फयाज भाई मुझे बस जाते जाते आप इंशाल्लाह रिसीव करने के लिए जाएं। अब इतनी बड़ी जीत हासिल हो गई है जिसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल था, क्या होना चाहिए अब, किस अंदाज से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को लेके चलना चाहिए? ये इस तरह के लॉन्चिंग पैड या प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलते। मैं एक छोटी सी चीज इसमें अर्ज करूंगा, ऐड भी करूंगा। जैसे ये इन्होंने बोला है कि 93 मीटर की थ्रो आपकी यानी कि ना उसमें कर रहे थे, और ये इनकी साहब की ये भी बात ठीक है कि हमारा जेवलिन तगड़ा रहा है। कैप्टन नवाज साहब हमारे उस्ताद थे, आलादार साहब थे, और हम कॉमनवेल्थ के गोल्ड होते रहे हैं, ये भी बात ठीक है। और हम खुद भी चैंपियन रहे हैं। अभी आप ये देखें कि 92 प्लस 93 के करीब हमने थ्रो की है। इसमें कंपटीशन से पहले 4 बजे जब अरशद से मेरी बात होती है, मैंने सिर्फ उसको एक बात कही थी कि अरशद आपने जो थ्रो की हुई है, आपकी थ्रो अभी 60% हुई है क्वालिफिकेशन में। जो आपने क्वालिफाई किया है उसमें आपकी 60% थ्रो है। और बात याद रखना, चोपड़ा हमारा बेटा है मगर वो अपनी थ्रो कर चुका है, और पीटर की भी थ्रो मैंने देखी थी, मैंने कहा वो भी थ्रो कर चुका है। तेरे में 60% थ्रो है, तूने अपना फोकस रखना है अपनी थ्रो पे। अगर तुम दूसरे प्लेयर्स के ऊपर फोकस करोगे, दूसरे प्लेयर्स हमसे तगड़े हैं,
हम उसमें प्रेशर में आएंगे। अपनी थ्रो जो तूने बेस्ट की हुई है 9018, तूने उसको बेस्ट करना है। तो उसने कहा ओके सर, मैं इस पे ट्राई करूंगा, और मेरे में वाकई थ्रो अभी है। और अल्लाह का शुक्र उस पे, यानी कि आप कह लें कि कंपटीशन में वो जो 40% की थ्रो थी उसने वो भी उसमें ऐड की है। और आपके वाली बात कि इन केस अगर इसको कोई जीतता तो इससे 95 मीटर भी कर देनी थी। इसने किसी को जीतने नहीं देना था। और इस वक्त वर्ल्ड में अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड की पोजीशन में आना है तो वो अरशद है। यानी कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 98.48 आप बात कर रहे हैं जी, अगर आप देख लें ना, आप इस पे सर्च कर लें कि अगर कोई तगड़ा जेवलिन थ्रोअर है तो वो इस वक्त आपके पास है। अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकता है तो उसका नाम अरशद है। इंशाअल्लाह सर वो करेगा। लेकिन सर क्या फायदा, मेरा सवाल ये था कि अच्छा जी, एयरपोर्ट पे आ गए हैं और रश है, बिल्कुल बंद हुआ है। अच्छा सर कम है मेरे, हमारा बस नहीं चल रहा, हम भी वहीं पर ही खड़े होते, अरशद चीख रहे होते वहाँ खड़े होके, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे होते। फयाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीजों का, एक तो आप हमारे शो में आए और दूसरा जो आपने अरशद नदीम के लिए काम किया, जो आपने एफर्ट किया उसके लिए पूरी कौम आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है। बट साहब थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर 1984 में पाकिस्तान ने जो लास्ट लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान हॉकी टीम ने, उस टीम के ट्रेनर आप थे। और नाम ही नहीं सुना हमने बहुत ज़्यादा कि तालिब भाई ने क्या किया था, मोहम्मद तालिब भाई कहाँ पर थे। जब जीत के आ गए थे तो चीज़ें जो है वो बहुत सारी छुप जाती हैं, नज़र नहीं आती हैं। हालांकि आपने बहुत काम किया है। मैं स्क्वॉश की बात कर लूँ, मैं बॉक्सिंग की बात कर लूँ, तो कई शोबों में आपने एज ए ट्रेनर बहुत परफॉर्मेंस रही है आपकी। आज हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान किया सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने अरशद नदीम के लिए। तमगा इम्तियाज़ तो आप पता नहीं 4-5 दिहाई पहले ले चुके थे। मैंने काम इसलिए गया पाकिस्तान के लिए कि जब मैं खुद एथलीट था, अखबार में जब भी हमने कोई बाहर का कोच आया तो उसका पहला स्टेटमेंट ये होता था कि इस पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर कमी है तो फिटनेस की। तो आवाज़ मेरी बचपन से मेरे कानों में गूंजती थी जी। और मैंने फैसला किया था कि जब कभी अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैं फिटनेस पे काम करूंगा। लिहाजा 1977 में मैंने फिटनेस स्कूल खोला, उसका नाम भी रखा एथलेटिक फिटनेस स्कूल जी। और मैंने स्कूलों के जो बच्चे थे इस तरफ माइल किए। जून के हर महीने में कैंप करना, कम से कम 250 से 300 बच्चा, लड़के और लड़कियां आते थे। सर देखा मैंने आंखों से। और आज आप सुन के ताज्जुब करोगे, कराची के जो बड़े स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उसमें जो फिजिकल डायरेक्टर लगे हुए हैं वो सब मेरे स्कूल से ताल्लुक है। उस गरीब स्कूल से ताल्लुक है उनका कि जिसमें फटे हुए जूते बगैर चप्पल के बच्चे आके ट्रेनिंग करते थे। जी जी, देखा हमने आंखों से। इस स्कूल ने 4 नेशनल टीमें तैयार की जिन्होंने मेरे यहाँ की ट्रेनिंग की, जिसमें बॉक्सिंग है, फुटबॉल के अंडर 12 है। अनवर चौधरी साहब आप पे बहुत भरोसा करते थे। अनवर चौधरी ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और उसने बुला के कहा क्या तुम बॉक्सिंग को उठा सकते हो? मैंने कहा सर अगर मुझे मौका देंगे तो उठा सकता हूँ। तो पहला मैंने जो कैंप ज्वाइन किया तो बीजिंग में 6 गोल्ड मेडल पाकिस्तान बॉक्सर लेके आए, एशियन गेम्स। जी हाँ। उसके बाद 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्राउन, 1962 इस्लामाबाद। नहीं, अच्छा श्रीलंका। अच्छा। और मैं उस वक्त ना सिर्फ ट्रेनर था। साउथ एशियन गेम्स थे या एशियन गेम्स थे? वो साउथ एशियन गेम्स थे जी। तो 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्राउन। तो उस मिनिस्टर थे खटक साहब और मोहम्मद अली मेमन, वो दोनों वहाँ मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा यार हम जो गवर्नमेंट का खर्च करके इतने लोग आते हैं, एक्चुअली तुम जैसे लोगों को आना चाहिए जो टीमों को जितवाते हैं। उसके बाद 2004 में 10 के 10 गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिले बॉक्सिंग में, माशाल्लाह। तो इस तरह का टोटल किया जाए हॉकी के और बॉक्सिंग के मेडल को जमा किया जाए तो 29 गोल्ड मेडल
मेरे हिस्से में आते हैं इंटरनेशनल। आपके लिए भी सर हम ये कहेंगे पाकिस्तान थैंक यू वेरी जिंदाबाद, मच। जो कुछ तालिब भाई आपने काम मेरे किया। लिए जो पाकिस्तान का झंडा उठाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सर ऑनर। ये दोबारा उठाऊंगा मैं, पाकिस्तान तो जिंदाबाद। फिर मैं सर, कहूंगा आपके ये लिए- मेरे लिए दूसरा ऑनर है। हाँ सर, पाकिस्तान जिंदाबाद है सर, आप इसमें कोई शुबा नहीं है। तो सर अब ये इसको किस तरीके से हम लॉन्चिंग पैड तो नहीं कह सकते, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से हम अपने स्पोर्ट्स को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। हमारे यहाँ लोग जो कहते हैं मायूस हैं, फेडरेशन ने कहती है हम मायूस हो गए हैं, लड़कों में टैलेंट नहीं रहा, लड़के जो आवारा हो गए हैं, लड़के जो है रात को जागते हैं तो वो क्या स्पोर्ट्स करेंगे। ये गलत है। टैलेंट हमारे पास बहुत है, अगर कमी है तो हमारे पास सिस्टम की है। देखें ये नदीम अरशद जीता है एक सिस्टम से, एक लगातार रेगुलर ट्रेनिंग उसको मिली, उसके ऊपर दो कोच ऊपर है, इसको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा, इंजरी हुई तो फौरन उसकी इंजरी को दूर किया गया। दिस इज सिस्टम। अगर आप ये सारे सिस्टम लाएं और रेगुलर, कोई मैनेजर कोच सेक्रेटरी रहे न रहे, लेकिन सिस्टम को जिंदा रहना चाहिए। अगर आज हॉकी का सिस्टम बनाया जाता जो हमने, एयर मार्शल नूर खान। सर नूर खान साहब में और बाकियों में आपने क्या फर्क देखा? किसमें? नूर खान साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर में कोई फर्क देखा? बहुत बड़ा फर्क देखा। नूर खान जैसा एडमिनिस्ट्रेटर हो नहीं सकता। नूर खान अपने घर में बुला के ट्रेनर से पूछता था कि हम क्या करें, अब क्या होगा। आप बॉम्बे जा रहे हो, उस वक्त उनके गोली लगी हुई थी, एक हादसा हो गया था जहाज के ऊपर। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया कि बॉम्बे जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, तालिब साहब क्या? मैं कहा साहब टीम बहुत अच्छी तैयार हुई है, इंशाल्लाह मेडल जीतेंगे। तो वो इस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे जो अपने जूनियर्स को, जो अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला के उनसे मशवरा करते थे और उनकी बात को मानते थे। सर उनकी ज़िंदगी में मुझे एक मरतबा उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, और वो भी समथिंग अराउंड 78 कुछ इतने साल के हो गए थे। मैं 4 मिनट लेट हुआ था उनके घर पहुंचने में। आप यकीन माने उन्होंने मुझे 40 मिनट बाहर खड़ा किया था। और मैं पाकिस्तान के उस वक्त एक चैनल को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, बड़ी उस वक्त बात मानी जाती थी, सुनी जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा 4 मिनट के मायने पता है तुम्हें? और वहीं खड़े हुए थे मेरे सामने। उनका वो लॉन है जो उनका घर है, आपने शायद अगर देखा हो पहाड़ के साथ, इतने बड़े लॉन में वहां खड़े हुए, बस मैं उनको इशारे कर रहा हूँ सर सर, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे कि कौन हो भाई तुम। नसीम साहब, उसूल की लाइफ। उन्होंने हॉकी में मुझे ऐसे नहीं कह दिया कि आ जाइए कल से आप ट्रेनर। उन्होंने कहा हमें पेपर लिख के दीजिए आप कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने पेपर लिखा कि जनाब 1975 में एस्ट्रोटर्फ इजाद हुआ। जब एस्ट्रोटर्फ बिछता है तो क्या क्या इम्पैक्ट एक प्लेयर के ऊपर पड़ते हैं, कितनी रेजिस्टेंस है, पानी है, सॉफ्ट सरफेस है, हॉकी है, बॉल है, आगे अपोनेंट है, ये हिंड्रेंस सामने आती है। तो इसको कैसे अबूर करेंगे आप? क्योंकि एस्ट्रोटर्फ पे आपके जो लोअर लिम्स हैं जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट है और पानी पड़ा हुआ है। उसके लिए आप क्या करें? तो हमने लिखा इसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस टॉप पे करनी पड़ेगी और वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा हॉकी में। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी हमने सिस्टम लेकर आए, प्रोग्राम बनता था बाकायदा कि अगर 45 दिन का कैंप है तो किस दिन क्या क्या मैं कराऊंगा और क्या क्या हॉकी के कोचेस कराएंगे। सिस्टम तबाह कैसे हुआ? तबाह क्या बताएं, कियानी साहब ने आखिरी मुझसे मशवरा किया था और 4 एकेडमी बनवाई थी मुझसे कि तालिब भाई किस तरह हम उठा सकते हैं। तो मैंने 4 प्रोविंस में 4 एकेडमी बना के और किस तरह करेंगे, कितना पैसा खर्च आएगा, किस तरह टूर्नामेंट है। काश वो हमारी बात मान ली जाती तो आज आपके पास यंग एथलीट हॉकी प्लेयर मिलते। हुआ क्या कि हमने सिर्फ हॉकी को एक प्रोविंस में पंजाब की हद तक महदूद कर दिया था कि यहीं का प्लेयर है, गोजरा से आएगा बस, या बाकी प्लेयर कोई नहीं है। पहले पाकिस्तान टीम बनती थी, कोहाट का भी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे कराची के हैं, एक आधा बलूचिस्तान का, छन के आती थी टीम। तासुब की नजर हो गई हॉकी, वो टीम होती थी। तासुब की नजर हो गई हॉकी कह लें,
मैं इसके बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि उनकी नॉलेज नहीं थी। पढ़े लिखे लोग हॉकी में नहीं आए, जिनको रखा गया वो मुश्किल से अपने दस्तखत कर सकते थे। दूसरे, जो फिजिकल फिटनेस का काम था उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को दे दिया, एमबीबीएस डॉक्टर को दे दिया कि फिटनेस कराएगा, तो टीम नीचे लगती चली गई। और यही रीजन हुआ। सर मैं आपको एक चीज सुनवाता हूँ। एक बच्ची का एक आज एक सोशल मीडिया पे आया हुआ था। समर है, पाकिस्तान की एथलीट है। जरा सुने तो सही ना इन एथलीट्स के मसाइल क्या हैं, ये जरा सुनिएगा, फिर बात करते हैं। एड्रेस करती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि समर के मसले खत्म नहीं होते हैं, तो समर के नहीं, इस मुल्क के मसले खत्म नहीं होते हैं। जब आपका एथलीट सर झुका के अपनी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान को हर मुल्क में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ उसको मंथली सैलरी नहीं मिल रही, कोई रिहैब, मेडिकल, ट्रैवलिंग असिस्टेंस कुछ नहीं मिलता, पूरा साल हम लोग स्पॉन्सर्स के पीछे ख्वार होते हैं। और जिंदगी में पहली दफा जब कोई इंटरनेशनल ब्रांड हमें कोई स्पोर्ट्स आइटम स्पॉन्सर करता है तो आपके कस्टम वाले वो पकड़ के बैठ जाते हैं। 3 हफ्ते हो गए हैं मेरे माउंटेनियरिंग बूट्स नहीं रिलीज कर रहे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कस्टम से, और जब मैं मांगती हूँ तो मुझे 50,000 का बिल पकड़ा देते हैं कि स्टोर का किराया। तो स्टोर में आपने मेरी चीज मेरी मर्जी से रखी हुई है, जो मैं उसका किराया पे करूँ, और मैं क्यों दूं 50,000? संडे मार्केट से पुरानी माउंटेनियरिंग शॉप से बड़ी मुश्किल से हमारी एक एक चीज हम ढूंढते हैं। 4-5 सालों में हमारी स्पोर्ट्स किट पूरी होती है। और जब आपने अपने एथलीट को सपोर्ट नहीं करना, स्पोर्ट्स कभी भी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो कम से कम हमारा जीना तो ना हराम करें। जो रिसोर्सेज हम अपने लिए खुद अरेंज करते हैं वो हम तक पहुंचने दें। आई वॉन्ट माई माउंटेनियरिंग बूट्स बैक एट माई पोस्टल एड्रेस। ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसको हाईलाइट करें। मैं यही कह रहा हूँ शुएब भाई, मैं सिर्फ यही सुन रहा हूँ। शुएब भाई का भी पैगाम आ गया होगा, इसको हाईलाइट करें। तालिब भाई सलूट है आपको, थैंक यू वेरी मच। हेडलाइन का टाइम हो रहा है, आपसे इजाजत है। आपकी बातें सुनते तो तारीख है, हम सुनते चले जाएं। और शुएब भाई ने जो बात कही है, इस चीज को हाईलाइट करें। ये दिखाने का मकसद ये था कि ये हमारे एथलीट्स का हमारे मुल्क में हाल है। जो वो बच्ची जो सारे दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, वो अपने जूतों के लिए इंतजार कर रही है कि कस्टम्स वाले छोड़ दें, और उस वक्त तक नहीं छोड़िएगा जब तक ये खबर ना आए कि रिलीज हो गए। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और वंस अगेन अरशद नदीम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल करो पाकिस्तान के नामवर सपूत का। और अब वो तो आप जो इनामात अरशद नदीम को देंगे वो तो देंगे ही, लेकिन इस कामयाबी को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर बना लो कि आपके आने वाले वक्त में जो है वो अरशद नदीम और भी आ रहे हो। मियाँ चुन्नू में अगर आपने जो है वो उनका लिए बनाना है पूरा प्रोग्राम, तो वो बना कर दें। उनके लिए स्टेडियम बनना चाहिए। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। बहुत सारे ऐलानात हो रहे हैं, अल्लाह करे कि उन सब पे अमल हो जाए। मरियम नवाज साहिबा ने मियाँ चुन्नू का अस्पताल उनके नाम पे कर दिया है। कोई कुछ ऐलान कर रहा है, कोई कुछ ऐलान कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम खत्म हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने